नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिका के 50% टैरिफ का असर भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखने लगा है। गुरुवार को खुलते ही सेंसेक्स 657 अंक गिरकर 80,124 पर पहुंच गया। निफ्टी भी टूटकर करीब 200 अंक नीचे 24,512 पर आ गया। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी और बैंकिंग कंपनियों के शेयरों में दिखी। शुरुआती कारोबार में 14 से 58 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर खुले, जबकि सिर्फ 1023 ग्रीन जोन में रहे। गिरावट के बीच में कुछ शेयरों ने संभाला। हीरो, मोटोकॉप, एशियन पेंट्स और टाइटन हरे निशान पर टिके रहे। अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की आलोचना की है। सांसदों ने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका भारत रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। डेमोक्रेट्स के मुताबिक ट्रंप का यह कदम यूक्रेन युद्ध से जुड़ा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि चीन और दूसरे देश जो रूस से ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। डेमोक्रेट सांसदों का आरोप है कि ट्रंप सिर्फ भारत को निशाना बना रहे हैं, जिससे अमेरिकियों को भी नुकसान होगा और दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ेंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि यह भारत माता के लिए बहुत बड़ी गिरावट है कि पीएम मोदी की गलत और बिना सोचे समझी रणनीति के कारण उन्होंने हमें पहले ही चीन के खेमे में धकेल दिया है। चीन एक कम्युनिस्ट तानाशाही देश है जो वैसे ही झपट पड़ता है जैसे कोई मुर्गा तंदूरी बनने के लिए उसके बाड़े में चला जाए। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ मामले पर यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के निदेशक केविन हेसेट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अपने बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलने में अड़ियल रवैया अपना रहा है। ये रिश्ता जटिल है। इसका एक हिस्सा रूस पर दबाव डालने से जुड़ा है ताकि यूक्रेन संघर्ष में शांति समझौता हो सके। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रेड टॉक एक मैराथन की तरह है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। हेसेट ने संकेत दिया कि अगर भारत अपने रुख पर कायम रहा तो राष्ट्रपति ट्रंप और सख्त कदम उठा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। नवारो ने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में नवारो ने आरोप लगाया कि मोदी डबल गेम खेल रहे हैं। उनका कहना है कि भारत अगर रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो उसे तुरंत 25% की छूट मिल सकती है, लेकिन भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं कर रहा है और यही पैसा रूस अपनी वॉर मशीन यानी युद्ध के लिए इस्तेमाल करता है। नवारो ने यहाँ तक कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर मोदी की जंग फंड कर रहे हैं। नवारो ने यह भी आरोप लगाया कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, लेकिन साफ तौर पर इस सच्चाई से इनकार करता है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, मोदी एक बड़े नेता हैं, फिर भी अमेरिका की आंखों में देखकर कहते हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा टैरिफ नहीं है, जबकि हकीकत उल्टी है। नवारो का कहना है कि भारत रूस और चीन के साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाकर वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फेरेल ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत के समर्थन में बोले हैं। उन्होंने कहा कि हम मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करते हैं। हम भारत या ऑस्ट्रेलिया पर किसी भी तरह के टैरिफ लगाने के पक्ष में नहीं है। यानी साफ है कि ऑस्ट्रेलिया ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का समर्थन नहीं करता है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पर भी बड़े टैक्स लगाए हैं। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम लगातार अमेरिका से कह रहे हैं ये गलत रास्ता है, यह कदम असल में अमेरिका खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। हम इस मुद्दे पर अमेरिका से लड़ाई जारी रखेंगे। अमेरिका ने भारत पर 50% टैक्स लगाया है और इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वदेशी अपनाने की अपील की है। भागवत ने कहा कि भारत को हर मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। स्वदेशी का मतलब दुनिया से रिश्ते तोड़ना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आपसी सहयोग करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दबाव में नहीं बल्कि आपसी सहमति और बराबरी पर होना चाहिए। भागवत ने उदाहरण भी दिया कि अगर घर पर शिकंजी बन सकती है तो कोका कोला या स्प्राइट क्यों खरीदें। पेरिस घूमो लेकिन कुंभलगढ़ भी जरूर जाओ। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा विदेशी राजनयिक मौजूद थे, जिनमें अमेरिकी दूतावास के अधिकारी भी शामिल थे। अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है, लेकिन इसी बीच दोनों देशों ने संकेत दिए हैं कि वो इस मसले को बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि आखिरकार हम दोनों साथ आएंगे।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके थोड़ी ही देर बाद भारत सरकार के अधिकारियों ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से मजबूत रिश्ते हैं। दोनों पक्ष इस मुद्दे का हल निकालना चाहते हैं। बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, यानी टकराव के बीच दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि संवाद जारी रहेगा और समाधान की कोशिश होगी। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को नया प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत छात्रों सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत आने वालों और मीडिया से जुड़े लोगों के वीजा की अवधि कम कर दी जाएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को मिलने वाला F वीजा और एक्सचेंज प्रोग्राम वालों का J वीजा अधिकतम 4 साल तक ही होगा। पत्रकारों को मिलने वाला वीजा अब सिर्फ 240 दिन तक ही चलेगा। खास तौर पर चीन के पत्रकारों के लिए यह सीमा और कम करके 90 दिन तय कर दी गई है। वीजा धारक चाहेंगे तो आगे बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अमेरिका में करीब 16 लाख विदेशी छात्र F वीजा पर पढ़ रहे थे। वहीं करीब 3.5 लाख लोग एक्सचेंज प्रोग्राम पर और 13,000 पत्रकार वीजा पर अमेरिका गए थे। यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप के कड़े इमिग्रेशन नियमों की नीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत सरकार ने चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आयात प्रतिबंधों पर अपनी नीतियों में पुनर्विचार की संभावना जताई है। ये बयान एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 के दौरान दिया। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार के संकेत देता है, जो हाल के वर्षों में सीमा विवादों के कारण तनावपूर्ण रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो हम प्रेस नोट 3 पर पुनर्विचार कर सकते हैं। सभी विकल्प खुले हैं। प्रेस नोट 3 अप्रैल 2020 में लागू किया गया था, जिसमें भारत के साथ साझा सीमा वाले देशों से आने वाले FDI के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी अनिवार्य बनाता है। ये नीति मुख्य रूप से चीन को टारगेट करते हुए शुरू की गई थी, ताकि भारतीय कंपनियों के मौकापरस्त टेकओवर को रोका जा सके। नीति आयोग ने हाल ही में सुझाव दिया है कि 24% तक के FDI के लिए पूर्व मंजूरी की शर्त को हटाया जा सकता है, जिससे निवेश प्रक्रिया को सरल किया जा सके। यह प्रस्ताव भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन को अधिक एकीकृत करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है। बिहार में अपनी वोट अधिकार रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सीतामढ़ी के जानकी मंदिर पहुंचे। इस यात्रा के 12वें दिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के साथ जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही जानकी मंदिर में दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उन्हें अनुमति नहीं दी थी। बाद में सही रूट तय कर उन्हें दर्शन की अनुमति मिली। द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा है कि मीडिया में खबर आई थी कि 56 रिटायर्ड जजों ने एक बयान पर दस्तखत किए हैं, जिसमें उन्होंने अमित शाह का बचाव किया है। ये बयान उन 18 पूर्व जजों के खिलाफ था जिन्होंने अमित शाह की उस टिप्पणी की आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और उनके सलवा जुडूम फैसले को निशाना बनाया था। लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है। उन 56 में से कम 2 जजों ने साफ कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान साइन ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस S रविंद्रन ने कहा है कि उनकी सहमति के बिना ही उनका नाम जोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कैथ ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी साइन नहीं किया और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनका नाम उस लिस्ट में कैसे आ गया। यानी जिस बयान को 56 जजों का समर्थन बताया गया, उसमें शामिल नामों पर ही सवाल उठने लगे हैं। बता दें, कल रिपोर्ट आई थी कि इन 56 जजों का कहना है कि कुछ पूर्व जज बार बार राजनीतिक मुद्दों पर बयान देकर न्यायपालिका को राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता को नुकसान होता है। बयान जारी करने वालों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भी शामिल थे, लेकिन अब 2 जजों ने तो साफ कर दिया है कि उन्होंने साइन नहीं किया, यानी खुद की मर्जी से जजों के साथ खेल किया गया। बिलियनियर उद्योगपति गौतम अडानी ने अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग से 737 मैक्स 8 BBJ सीरीज का लग्जरियस बिजनेस जेट खरीदा है। इसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए है। ये लंदन तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है, जबकि अमेरिका कनाडा तक एक बार ईंधन भरने के बाद पहुंच सकता है। अडानी का नया प्लेन स्विट्जरलैंड के बेसल शहर से 9 घंटे में 6300 किलोमीटर की दूरी तय कर ये गणेश चतुर्थी के दिन बुधवार सुबह 10 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतर गया। वाटर कैनन सैल्यूट से इसका स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय सेना ने X पर बताया कि उन्हें आतंकियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.